पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले विपक्षी विहार पढ़े हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि हमने ट्रिक से पढ़े हैं, जो बहुत छोटी सी वीडियो में है। और हमने मेला, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले भी पढ़े हैं, कुछ सूचकांक भी पढ़े हैं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जो यूपीपीएससी के 90% क्वेश्चन पेपरों में यह जरूर पूछा गया है। तो वो टॉपिक है पत्र लेखन। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत जल्दी ही हम इसको वीडियो को पूरा करेंगे और इस टॉपिक के आने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें कवर करके चलेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो मुझे आशा है कि आपसे कोई क्वेश्चन पेपर में आया तो वो नहीं छूटेगा। इसमें हम थ्योरी भी और लास्ट में हमने इसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले हैं जो हमारी इस थ्योरी के कवर करते ही हमसे आसानी से हो जाएंगे, अगर हमने ध्यान से फोकस करके पढ़ा तो। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन, जो कि यूपीपीएससी और यूपीपीएससी के आर जैसे एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आप सब जानते हैं कि शासकीय पत्र होता है जिसमें परिपत्र, कार्यालयादेश, अनुस्मारक, निविदा, अधिसूचना जैसे पत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पत्र बताए मैंने आपको? शासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, निविदा और अनुस्मारक। इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पत्र आते हैं। तो हम जान लेते हैं भाई कि औपचारिक प्रशासनिक पत्राचार में औपचारिक होता है जिसको हम सरकारी पत्र भी बोलते हैं और शासकीय पत्र भी बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो पर्सनली किसी एक व्यक्ति के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने स्कूल में प्रार्थना पत्र लिखूं छुट्टी के लिए, तो वो मैंने अपने लिए लिखा है, तो वो व्यक्तिगत होता है, यानी अनौपचारिक होता है। तो आपको ध्यान में का चलना है कि जो सरकार के नियमों के तहत पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक होते हैं, और जो मैं केवल अपने लिए, हम सब केवल व्यक्तिगत पर्सनली यूज के लिए होते हैं, वो अनौपचारिक होते हैं। केवल एक ऐसा पत्र है जो सरकारी होते हुए भी अनौपचारिक है, जिसका नाम अर्धशासकीय पत्र है। ध्यान में रखकर चलना है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो किससे 2 बार क्वेश्चन बना है यूपीपीएससी में। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं कि आंतरिक प्रशासन क्या होता है, या फिर इसके अंदर आने वाले कौन कौन से पत्र होते हैं। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय टिप्पणी, सार्वजनिक घोषणा क्या क्या होती है विज्ञप्ति के आधार पर या प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर, अधिसूचना, इन सभी के बारे में हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि शासकीय या सरकारी पत्र कौन कौन से होते हैं, उनकी शैली क्या होती है और उसका प्रवाह कैसे है, यानी कि कार्यालय टू कार्यालय कैसे चलता है, वो कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर चलता है या फिर वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर चलता है। इन सभी बातों को हम इसमें जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी शैली क्या होती है। इसकी जो शैली होती है वो पूर्णतः औपचारिक होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि शासकीय यानी सरकारी पद औपचारिक होते हैं और पर्सनली या व्यक्तिगत पद अनौपचारिक होते हैं। इसका प्रवाह कैसे होता है, तो ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पर जाता है, यानी कि एक पद वाला अधिकारी दूसरे पद के दूसरे कार्यालय को उसको भेजता रहता है। इसकी शैली के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सरकारी पत्र की शैली कैसी होती है। ध्यान रख के चलना है, इसकी शैली अन्याय पुरुष शैली होती है। ठीक है, संप्रेषण हमेशा इसमें लिखित में होता है। आगे हम जानेंगे इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है। किसी निर्णय, समस्या, निदान या अधिकारिक सूचना के लिए इसमें सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन पूछा गया है क्या इसमें सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य है, तो जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। अब जान लेते हैं हम अर्धशासकीय पत्र, इसको डेमी ऑफिशियल भी बोलते हैं, डीओ लेटर भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन में ऐसा ही आया, यानी कि क्वेश्चन यूपीपीएससी क्वेश्चन पेपर में उसको देवनागरी में डेमी ऑफिशियल ही लिखा आया है, जिससे बच्चे क्या कहते कन्फ्यूज हो गए थे कि कौन से वाला। अर्थशास्त्र के बारे में तो हमने पढ़ा था, जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको मालूम था अर्थशास्त्र क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के बाद डेमी ऑफिशियल लेटर नहीं पढ़ा था, उसको हमको याद रखकर चलना है। इसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। कार्य सरकारी है लेकिन शैली व्यक्तिगत है। मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र की जो शैली है वो व्यक्तिगत है, इसीलिए इसको अनौपचारिक पत्राचार में हमने रखा है। इसके प्राप्तकर्ता क्या है, अधिकारी को उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। आप समझा? ठीक है, आगे हम इसको जान लेते हैं कि आगे क्या है। इसका संबोधन क्या होता है, इसके संबोधन में प्रिय जैसे शब्दों से संबोधन किया जाता है। और इसका स्तर क्या आता है, समान स्तर के अधिकारियों के बीच आपसी विचार विमर्श के लिए इसको भेजा जाता है। तो हमने पढ़ा है अर्थशास्त्र क्या है, पहला तो हम जान लेते हैं कि यह व्यक्तिगत है यानी अनौपचारिक है। इसके संबोधन में हम प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और यह समान स्तर के अधिकारियों के बीच भेजा जाता है। अगर काम सरकारी है तो अनौपचारिक क्यों है, क्योंकि यह व्यक्तिगत ध्यान है। मैंने आपको बताया कि जब इसका काम सरकारी है तो यह औपचारिक में ना आकर अनौपचारिक में क्यों आ रहा है, तो यहाँ बताया गया है क्योंकि यह व्यक्तिगत ध्यान खींचने या राय जानने के लिए होता है और समान स्तर के अधिकारियों के बीच यह पत्राचार होता रहता है। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं, अगर हम उसकी तुलना करेंगे कि भाई शासकीय पत्र और शासकीय पत्र में क्या अंतर है, क्या इसकी तुलना है, देख लेते हैं।
तो इसकी जो प्रकृति जान लेते हैं हम शासकीय पत्र की, वो पूर्णतः औपचारिक है। और मैंने बताया अशासकीय क्या होती है, अनौपचारिक और व्यक्तिगत, मैंने दोनों को बता दिया है। उसके बाद संबोधन में हम शासकीय पत्र होगा तो महोदय का प्रयोग करेंगे, और अगर शासकीय होगा तो हम प्रिय का, प्रिय श्री का। मैं आपको बता दूं, अशासकीय पत्र या फिर अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम पर्सनली अपने लिए लिखते हैं। जैसे हम अपने किसी मित्र को पत्र लिखेंगे उसकी कुशल मंगल जानने के लिए, तो उसमें हम अपने प्रिय श्री लिखेंगे, वो वह समान स्तर पर भी भेजा जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे, इसका प्रेषक को प्राप्त करता, एक पद से दूसरे पद को इसमें भेजा जाता है। यह अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। इसकी शैली की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शासकीय पत्र की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष होती है, और अशासकीय की व्यक्तिगत शैली होती है। ठीक है, आगे जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से फंसता है एग्जाम में। तो आंतरिक प्रशासन के आदेश और ज्ञापन के बारे में अगर हम जानेंगे, तो जो पहला है वो है कार्यालय आदेश। क्या है? कार्यालय आदेश किसे कहते हैं? कार्यालय आदेश किनके बीच भेजा जाता है? अपने ही कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों या फिर कर्मचारियों को भेजा जाता है। अगर ये एक कार्यालय है, उसमें एक हेड है और ये छोटे छोटे कुछ कर्मचारी हैं, तो हेड के द्वारा अन्य कर्मचारियों के लिए निकाला गया ऑर्डर क्या है? एक कार्यालय आदेश है। वो क्या, उसमें क्या शामिल, उसमें छुट्टी भी शामिल हो सकती है, नियुक्ति भी शामिल हो सकती है, पदों की वृद्धि यानी प्रमोशन भी हो सकता है, और नियम कुछ रूल भी हो सकते हैं। तो आपने जाना कार्यालय आदेश क्या है? कार्यालय आदेश है अपने ही कार्यालय के अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए लिखा गया एक ऑर्डर क्या है? कार्यालय आदेश है, जिसमें क्या क्या हो सकता है? नियुक्ति हो सकती है, छुट्टियां हो सकती है, पदों की वृद्धि भी शामिल हो सकती है। ठीक है। कार्यालय ज्ञापन के बारे में जानेंगे, तो यह अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार है। यह मंत्रालयों के अंदर ही पत्र का व्यवहार जो होता है उसी को कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। ध्यान रखो, कार्यालय आदेश और ये कार्यालय ज्ञापन है। आदेश क्या है? अपने ही कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, और ज्ञापन क्या है? मंत्रालयों के अंदर चलाया गया पत्र व्यवहार। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं। हाँ, इसके बारे में हम ये पॉइंट जानेंगे कि आदेश हमेशा ऊपर से नीचे आता है, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, जबकि ज्ञापन मंत्रालयों के बीच छेदी चलता है। समझे आप? अब ये आप कहोगे ऊपर से नीचे का मतलब क्या है? ये बड़ा अधिकारी है, उससे छोटा अधिकारी है, उससे छोटा अधिकारी। तो कार्यालय का जो आदेश है वो हमेशा इसको भेजा जाएगा, इसको भेजाएगा। समझ रहे हैं? बड़े वाला छोटे वाले का, छोटे वाला और छोटे वाले कर्मचारी या अधिकारी को ये भेजता रहता है। तो यह पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? ये कार्यालय आदेश कहलाता है। जबकि जो ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन, वह क्षितिज का मतलब है जो इस पोस्ट के बराबर है दूसरे मंत्रालय में भी उसी सेम पोस्ट के या पद के बराबर वाले को यह पत्राचार किया जाता है। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं जो अब तक की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, उसका नाम है परिपत्र। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। परिपत्र क्या होता है और अनुस्मारक क्या होता है? परिपत्र का प्रयोग कब करते हैं और अनुस्मारक का प्रयोग कब करते हैं? इन सभी बातों को हम इसमें जानेंगे। तो हम देख लेते हैं कि परिपत्र क्या होता है। जब एक प्रेषक होता है, यानी कि एक भेजने वाला होता है, और वह अनेक लोगों को भेजा जाता है, यानी जिसके जो रिसीवर है वो बहुत सारे हों, तो तब हम परिपत्र का प्रयोग करते हैं। समझे आप बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अगर किसी कारण ये एक मंत्रालय है और ये छोटे छोटे बहुत सारे ऑफिस हैं, तो अगर मंत्रालय द्वारा उन सभी को एक पत्र लिखा जाए, तो भेजने वाला कौन है? एक, और प्राप्त करने वाले कितने हैं? एक से ज़्यादा। तो तब ऐसे पत्र के लिए हम परिपत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रेषक एक और प्रेषित अनेक हो, तो तब कौन सा पत्र कहलाता है, कौन सा पत्र व्यवहार उचित रहेगा? तो वो परिपत्र रहेगा। ध्यान रखकर चलना, समझे आप? तो एक प्रेषक अनेक प्रेषक वाला कौन सा होता है? यह होता है परिपत्र। जब एक ही सूचना या आदेश एक साथ अनेक परिस्थितियों, कार्यालयों, व्यक्तियों या राज्य सरकारों को भेजा जाता है, तो यह परिपत्र कहलाता है। जैसे जीएसटी रूल में जो चेंजिंग आई थी, वो एक ने अन्य सभी विभागों को, सभी ऑफिसों को पत्र भेजा था, तो क्या कहलाता है? परिपत्र। बस ध्यान रखकर चलना है, एक प्रेषक अनेक प्रेषित हो तो परिपत्र कहलाता है। अब जान लेते हैं अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र, जिसको हम रिमाइंडर लेटर भी बोलते हैं, कि वो क्या होता है? पूर्व में भेजे गए पत्र पर अनुपालन न होने पर प्रेषक द्वारा पुनः याद दिलाने के लिए। तो अनुस्मारक का मतलब, जो हिंदी जानते हैं वो जानते होंगे, अनुस्मारक का मतलब ही रिमाइंडर होता है, यानी कि किसी को फिर से याद दिलाना। तो अगर किसी कार्यालय को किसी दूसरे कार्यालय ने कुछ जानकारी मांगी थी लेटर में लिखकर, और वह उसने नहीं पहुंचाई समय सीमा के अंदर, तो दोबारा से उसको याद दिलाना कि आप प्लीज़ उसको पहुंचा दीजिए, वो जानकारी हमको दीजिए। तो दोबारा से याद दिलाने को ही अनुस्मारक या स्मरण पत्र बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। हमें याद करके चलना है, क्योंकि वो एक बार रिमाइंडर करके देवनागरी लिपि में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप समझे कि अनुस्मारक क्या होता है और परिपत्र क्या होता है।
सार्वजनिक घोषणाएं के बारे में बात करें हम, जैसे कि विज्ञप्ति भी और प्रेस विज्ञप्ति दोनों ही सार्वजनिक घोषणाएं हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? तो हम आपसे बता दें कि सरकारी या गैर सरकारी दोनों संस्थान ही विज्ञप्ति को जारी करते हैं, जबकि प्रेस विज्ञप्ति को केवल सरकार द्वारा, समझे, प्रेस विज्ञप्ति जो कि न्यूज़पेपर में आती है उसे केवल सरकार कर सकती है, और विज्ञप्ति को हम कोई भी, सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी इसको कर सकता है। इसका लक्ष्य में आम जनता किसी विशेष वर्ग के लिए शामिल कर रखा है। ठीक है, इसका जो माध्यम है वो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध सीधे आम जनता से होता है वही प्रेस विज्ञप्ति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि विज्ञप्ति और प्रेस विज्ञप्ति में क्या अंतर है। प्रेस विज्ञप्ति सरकार की नीतियों जैसे लॉकडाउन, नोट बैन को सीधे अखबारों के माध्यम से जनता तक पहुँचाती है। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं अधिसूचना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही रहता है, ध्यान रखकर चलना है, यह एग्जाम का फेवरेट है। तो अधिसूचना क्या है? सरकार द्वारा अपने बजट या राजपत्र में प्रकाशित जो पत्र व्यवहार होता है वो क्या होता है? अधिसूचना होता है। नए नियम लाने हों या नए अधिकारियों की आधिकारिक सूचना क्या कहलाती है? अधिसूचना कहलाती है। इस क्वेश्चन में आपको बता दूं कि जब भी कभी गजट या फिर राजपत्र जैसा वर्ड दिख जाए क्वेश्चन में और तब पूछे कि वह कौन सा पत्र है, तो आपको अधिसूचना बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हिंट दे रहा हूँ मैं, गजट या राजपत्र जैसा कोई शब्द अगर क्वेश्चन में दिखे तो उस समय अगर पत्र पूछा जाए तो वह आपको अधिसूचना ही टिक कर चलना है, ध्यान में रखकर चलना है। व्यक्ति विशेष अथवा जनता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वार्निंग यानी ध्यान देने की वाली बात क्या है? जैसे ही कोई सूचना राजपत्र में छप गई, सरकार का कर्तव्य समाप्त। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे जानें। ठीक है, समझ गए? कहाँ छप गई? राजपत्र में छप गई। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि अगर गजट या राजपत्र जैसा शब्द आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि यह अधिसूचना पत्र व्यवहार है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि निविदा सूचना क्या होती है। इसको हम टेंडर, इसके वर्ड से हम जानते हैं कि यह क्या होता है। जब सरकार किसी को कार्य के लिए बुलाती है कि आप हमको यह कार्य कराना है, चाहे वो सड़क का हो या कोई और कंस्ट्रक्शन का हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम टेंडर यानी निविदा सूचना बोलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया भी गया है कि निर्माण कार्य के लिए या किसी सामान आपूर्ति के लिए या फिर नीलामी के लिए आमंत्रण अगर दिया जाता है तो उसको निविदा सूचना बोलता है। ठीक है ना, सरकार को पैसा देना होता है जो सबसे कम बोली लगाएगा उसे टेंडर मिलेगा। ये कैसा हुआ? और यहाँ लिखा है जो सरकार को पैसा ज़्यादा कमा कर देगा या सबसे ज़्यादा वसूल करेगा उसी को टेंडर मिलेगा। इसमें दोनों में ध्यान देने वाली बात है भाई कि दोनों तरीके से निविदा का प्रयोग होता है। जब सरकार कुछ काम कराती है, किसी जो ठेकेदार होते हैं उनको टेंडर देती है, तो सभी लोग, बहुत सारे लोग जो उसको ठेकेदार के रूप में लेना चाहते हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो भी सबसे कम पैसों में बोलेगा कि मैं इस काम को सबसे कम पैसों में कर दूंगा, अगर किसी ने 5 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 3 करोड़ में काम करने के लिए बोला, तो वो सरकार जो 3 करोड़ में बोलेगा कि हम इस काम को कर सकते हैं, इस सड़क को बना दे सकते हैं, तो सरकार उसको दे देती। तो यहाँ हमने जाना निविदा सूचना क्या होती है। ठीक है, आगे हम जो बचे हुए टॉपिक है महत्वपूर्ण उनको पढ़ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है प्रश्नांकन या कार्यालय टिप्पणी। इसको भी हम देख के चलेंगे कि ये क्या होता है। तो प्रश्नांकन क्या है? प्रश्नांकन है लेटर के प्रोसेस की पूरी घटना। ठीक है, जैसे कि अगर किसी कारण हमने एक कोई लेटर है जो हमने प्रेषक बनकर भेजा, वो किसी के पास पहुंचा, उसके बाद डिपार्टमेंट ए के पास पहुंचा। डिपार्टमेंट ए ने जो भी उस पर कार्यवाही हो सकती है रिमार्क डाल दिया कि हाँ हम इसको कर रहे हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट बी पे पहुंचा, डिपार्टमेंट बी ने उसको फिर से पहले प्रेषक के पास सूचना में पहुंचा दिया। जब मूल पत्र ही प्रेषक के पास वापस आ जाए या टिप्पणी के लिए अन्य कार्यालय में भेजा जाए तो वह प्रश्नांकन कहलाता है। समझे आप कि यह क्या है? यह ऐसा है कि अगर किसी कारण कोई आदमी सड़क बनाना चाहता है तो वह पहले PWD विभाग के पास एक लेटर भेजेगा कि हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, ऐसे ऐसे एरिया है, तो वो उसमें रिमार्क लिख देगा कि हाँ हमने चेक कर लिया है और आप यहाँ बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम रोड बनाते हैं तो उसके पास आसपास पेड़ भी होते हैं जिनके लिए हमें कटाई करनी पड़ेगी। उसके बाद हम दूसरे के पास भेजते हैं, यहाँ से इसके बाद पहुँच जाता है किसके? वन विभाग के पास, जिसमें लिखा होता है कि आपको क्या कार्यवाही करनी है और पेड़ कटाई के बारे में लिखा होता है। उसके बाद यह अपना रिमार्क डाल देते हैं कि हाँ हमने चेक कर लिया है, पेड़ कटेंगे या नहीं कटेंगे उसके बारे में रिमार्क डाल देंगे। उसके बाद कोई तीसरा डिपार्टमेंट से अगर कोई कार्य होगा
जो रोड के अंतर्गत आता है, उसके बाद यहाँ पहुंचा, उसके बाद लास्ट में फिर से प्रेषक के पास पहुंच जाएगा। तो पृष्ठांकन क्या है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास लेटर पहुंचना और फिर से वापस में जिसने भेजा था, जो स्टार्टिंग में भेजा था, जो प्रेषक होता है, उसी के पास पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कार्यालय टिप्पणी क्या होती है। तो पत्रों का निष्पादन करने के लिए कर्मचारी या अधिकारियों द्वारा फाइल पर लिखी गई टिप्पणियां क्या होती है? यह कार्यालय टिप्पणी होती है। ठीक है क्या होता है? पत्रों का निष्पादन करने के लिए कर्मचारी या फिर अधिकारियों द्वारा फाइल पर लिखी गई टिप्पणियां। रियल वर्ड एग्जाम्पल में बताऊं तो सड़क चौड़ीकरण की फाइल पर PWD, बिजली विभाग और अन्य नगर निगम तीनों अपनी अपनी टिप्पणियां इसी फाइल पर लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर एक फाइल दी है, किसी को रोड बनानी है या सड़क चौड़ी करनी है, तो उसके लिए लेटर दिया जाता है, तो उस पर हर एक विभाग जिसका उसमें इस्तेमाल हो सकता है, वे सभी अपनी अपनी छोटी छोटी इस पर रिमार्क डाल देंगे, जिसको हम टिप्पणी बोलते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सरकारी पत्राचार का जीवन चक्र यानी कि लाइफ सर्कल क्या है। संसद में कानून बनाना यानी अधिसूचना राजपत्र में छपी होती है। दूसरा हमने बताया था सभी मंत्रालयों को नियम बताने के लिए परिपत्र। समझ रहे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि संसद में जब कोई कानून बनता है तो वह राजपत्र में जरूर छपेगा। राजपत्र में छपेगा तो हम उसको अधिसूचना बोलते हैं। अगर सभी मंत्रालयों के नियम बताने हैं यानी भेजने वाला एक और वह पहुंचेगा बहुत सौ के पास, तो हम उसको परिपत्र बोलते हैं। इसके बारे में हमने बताया था। ऑफिस के अंदर ही अंदर कर्मचारियों पर नियम लागू हो तो मैंने बताया था वो कार्यालय आदेश होता है, जो वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर चलता है। दूसरा हमने बताया था कार्यालय ज्ञापन, जो दूसरे विभाग से मदद चाहिए तो हम कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। अगर जवाब नहीं आया तो उसके लिए हम अनुस्मारक, मैंने बताया था, फिर से याद दिलाने के लिए हम अनुस्मारक का प्रयोग करते हैं। भूली हुई बातों को कुछ बता दिया मैंने, इसमें ही बताया है कि अगर मूल पत्र भेजा गया, उसके बाद समय बीत गया लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ, फिर से याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अनुस्मारक यानी स्मरण पत्र जारी करते हैं। ठीक है, अगर एक सूचना अनेक प्राप्तकर्ता के पास हो तो हमने क्या बताया था? अभी हमने बताया कि अगर एक सूचना अनेक प्राप्तकर्ता हैं तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। जनता तक संदेश यानी विज्ञप्ति, इसके बारे में हमने पढ़ाई दिया। अधिसूचना कब होता है? अगर राजपत्र या फिर गजट का प्रयोग किया गया हो। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि अगर दस्तावेजों की यात्रा चली यानी कि पृष्ठांकन किसको बताया था? जब कोई पत्र एक स्थान से चलकर दूसरे डिपार्टमेंट पर, फिर तीसरे डिपार्टमेंट पर और फिर से वापस उसी के पास आ जाता है जिसने वो भेजा था, तो उसका पृष्ठांकन बोलते हैं। कार्यालय टिप्पणी के बारे में हम बता चुके हैं कि जब अलग अलग कार्यालय अपने अपने रिमार्क डाल देता है तो उनके उस रिमार्क को ही टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है, प्रशासनिक पत्राचार केवल नियमों का समूह नहीं है, यह सरकार के काम करने का तार्किक ब्लूप्रिंट भी है। अब इसके क्वेश्चनों के बारे में हम जान लेते हैं, जो सभी के सभी मैंने PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया है। तो आप देखेंगे कि जो हमने थ्योरी में किया है वे सभी हमसे हो पाते हैं क्या? मच्छरों के प्रकोप से के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको स्वास्थ्य अधिकारी को, प्रधानमंत्री जी को, या प्रधानाध्यापक जी को, या फिर शिक्षा अधिकारी को। तो ये थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि हम इसमें स्वास्थ्य अधिकारी को ही लिखेंगे क्योंकि जिससे रिलेटेड है उसी को लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि यह किस प्रकार का है, यह औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो मैंने बताया था आपको, जब कभी व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा जाए तो वह अनौपचारिक पत्र होता है। तो यहाँ हमने जाना कि यह क्या होता है, यह अनौपचारिक पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र। तो मित्र को पत्र व्यक्तिगत श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, चाहे वो कोई मित्र हो, गर्लफ्रेंड या परिवार को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र ही होते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें प्रिय मित्र लिखेंगे। आदरणीय उनके लिए लिखा जाता है जो हमसे बड़े हैं। पूजनीय अपने पिताजी के लिए या फिर अपने से बड़ों के लिए लिखा जाता है। महोदय केवल सरकारी पत्रों में लिखा जाता है, जिसमें हमें प्रिय मित्र लिखना होगा। महोदय शब्द का प्रयोग सरकारी कार्यालय पत्रों में होता है। दोस्तों के लिए हमेशा प्रिय जैसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। आगे जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो ये शिकायती पत्र है, प्रार्थना पत्र तो है नहीं, क्योंकि अगर हम पीड़ित हैं तो हम शिकायत ही करेंगे, इसलिए एक पत्र कौन सा है? शिकायती पत्र है। शासकीय पत्र मैंने आपको बताया था, यह ऑफिशियल लेटर होता है। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता, यानी कौन सा गलत है?
बड़ों के लिए आदरणीय और पूजनीय शब्द प्रयोग होता है, ये मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि सरकारी पत्र में आदरणीय और पूज्य शब्दों का प्रयोग होता है। व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता नहीं होती, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत पत्रों में औपचारिकता होती है। सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन या सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, जी नहीं, यह नहीं लिखा जाएगा। छोटों को शुभाकांक्षी लिखना चाहिए, यह भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आंसर है सी, सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। यह एक औपचारिक पत्र है, इसमें ऐसा नहीं होता। सरकारी पत्र पूर्णतः औपचारिक होते हैं, वहां सादर नमस्ते जैसे व्यक्तिगत शब्दों की कोई जगह नहीं होती है। आगे हम क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है? तो मैं बता दूं, ऐसे में आपको भवद्या को टिक करना होगा। औपचारिक पत्र में समाप्त होने से पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर भवद्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवद्या लिखा जाता है, इसको हमको याद करके चलना है। आगे हम देख लेते हैं कि अर्धशासकीय पत्र यानी डेमी लेटर, इसके बारे में जानेंगे। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह मैंने आपको बताया था कि यह व्यक्तिगत के समान है, इसलिए इसको अनौपचारिक में रखते हैं। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह इसका गलत है, क्योंकि यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, न कि अन्य पुरुष में। औपचारिक शब्दों में आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, यह गलत है। प्राय समान स्तर के अधिकारियों के साथ ऐसे पत्र व्यवहार होते हैं, क्या तो प्राय, हाँ, तो ये तो सही है, तो इसमें केवल गलत पूछा था, तो इसका आंसर भी है, बाकी तीनों इसके सही आंसर हैं। ठीक है, आगे जान लेते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्यालय के लिए अन्य किसी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, मैंने आपको बताया था जब भी सरकारी हो और वो व्यक्तिगत हो तो वह अर्ध सरकारी ही होगा, अर्ध शासकीय पत्र ही होगा। ठीक है, अधिसूचना होता तो उसमें बजट या फिर राजपत्र आता, शासकीय पत्र होता तो औपचारिक होता, परिपत्र होता तो मैंने आपको बताया था जब एक प्रेषक और बहुत सारे भेजे वाले हो, बहुत सारों को भेजा जाता, बहुत सारे कार्यालयों को भेजा जाता हो, यानी परिस्थिति अनेक हो। उसके बाद हम देखते हैं परिपत्र यह है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजा जाए, तो देखो एक सरकारी पत्र कितनों को भेजा रहा है? अनेक को भेजा रहा है, सभी यानी अनेक, तो वह क्या होता है? परिपत्र। एक बार फिर से बता दूं मैं, अगर गजट या फिर आपका राजपत्र शब्द होता तो अधिसूचना होता। आज्ञा पत्र क्या है? एक व्यक्तिगत है। सूचना क्या है? वो अधिसूचना भी हो सकती है या विज्ञप्ति हो सकती है। यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो परिपत्र होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं परिपत्र के बारे में। निम्नलिखित दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म सही है? एक राज्य सरकार को पत्र, भारत सरकार के अनेक मंत्रालय को पत्र, अनेक राज्य सरकारों को पत्र, किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र। परिपत्र के बारे में क्या है, कौन कौन सा सही है? 2 और 3, क्योंकि अनेक मंत्रालयों को और अनेक राज्यों को भेजा जाता है, किसी एक के लिए यह सही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक राज्य लिखा हुआ है, यह भी गलत है। एक अनुभाग लिखा है, यह भी गलत है। इसमें अनेक मंत्रालय आए हैं, अनेक राज्य आए हैं। परिपत्र के बारे में मैंने बताया था आपको, अनेक शब्द मिलेगा, तो इसका आंसर कौन सा है? बी और सी हो जाए। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन में गजट शब्द आ जाए तो आपको वो सरकारी पत्र लगाना है अधिसूचना। ठीक है ना, तो इसका आसानी से हमें याद रखना है। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? नियम में किया जाता है, आदेश में किया जाता है, अधिकार में किया जाता है, लेकिन कर्तव्य तो यहाँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, कर्तव्य इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं कार्यालय आदेश के क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टी, स्वीकृति तथा पदावधि, मैंने बताया था आपको कार्यालय जो आदेश होता है उसमें क्या होता है? छुट्टियों के बारे में या फिर पदवृद्धि यानी प्रमोशन के बारे में जब कोई लेटर निकलता है, यह ध्यान रखना है, यह वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर चलता है। ठीक है, कार्यालयादेश हमेशा एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, यानी छोटे कर्मचारियों को, अपने से जो नीचे सबॉर्डिनेट वाले होते हैं उनको भेजा जाता है। यह ऑफिस के अंदर ही रहता है। कार्यालय आदेश, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? यह क्वेश्चन आया हुआ है, आप अगर प्लीज क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन उन पेपरों में मिलेंगे। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर यह एक लेटर है तो राइट साइड में यहाँ पे स्टाम्प लगा होता है और
भवदेय लिखा होता है और क्या होता है यहाँ पे अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो यह कौन सी साइड है, यह लेटर की राइट साइड है और नीचे की साइड है। तो देखना कौन सा ऑप्शन आएगा, नीचे हो और राइट साइड यानी कि दाहिने की ओर हो। तो ये क्वेश्चन हुआ हमसे। उसके बाद हम जान लेते हैं अनुस्मारक के क्वेश्चन के बारे में। पुराने भेजे गए पत्र के अनुपालन में पुनः निर्देश करने के लिए, मैंने आपको बताया था जब भी पुनः यानी कि बार बार या दोबारा भेजना हो कोई लेटर, पहले किसी लेटर के जवाब से संतुष्ट ना होना या फिर समय पर ना मिलने के कारण हम दोबारा भेजते हैं, तो उसको हम अनुस्मारक बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अनुस्मारक यानी कि रिमाइंडर, जब पुराने पत्र पर कोई कार्यवाही न हुई हो तब इसे याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। कौन से को, अनुस्मारक पत्र को भेजा जाता है। तो कौन सा वर्ड मिलेगा, दोबारा या फिर पुनः जैसा वर्ड क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है। अनुस्मारक का दूसरा नाम क्या है, अनुस्मारक का दूसरा नाम क्या है, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसका नाम रिमाइंडर या फिर स्मरण पत्र भी इसको बोलते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यह क्षैतिज होता है, अगर यह एक मंत्रालय दूसरा मंत्रालय यह है तो इससे इसको भेजने के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं, ना कि कार्यालय आदेश का। आदेश एक ही कार्यालय के अंतर्गत होता है, जबकि कार्यालय ज्ञापन दो मंत्रालयों के आपस में पत्राचार को बोलते हैं। ठीक है। जब कोई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी एक भेजने वाला हो प्राप्त करने वाले अनेक हो तो क्या बोलते हैं इसको, परिपत्र बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर से ध्यान दिला दूँ, अधिसूचना के बारे में क्या बोला था, जो गजट या राजपत्रित में शामिल हो। कार्यालय आदेश में क्या बोला था, जब एक ही कार्यालय के अंतर्गत बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी या कर्मचारियों को भेजता है। अनुस्मारक क्या बोला था, जब पुनः भेजा जाए या फिर याद दिलाने के लिए फिर से लेटर लिखा जाए उसको हम अनुस्मारक बोलते हैं। उसके बाद जान लेते हैं हम, वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जनता से होता है और जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है क्या कहलाती है, तो प्रेस विज्ञप्ति कहलाती है। समझे आप, वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध जनता से होता है और जो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है उनको हम प्रेस विज्ञप्ति बोलते हैं। विज्ञप्ति कोई भी हो, सरकारी या गैर सरकारी निकाल सकता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति सरकार द्वारा ही अखबारों में निकाली जाती है। समझे आप, इसमें क्या लिखा है, विज्ञप्ति कोई भी निकाल सकता है लेकिन प्रेस विज्ञप्ति केवल सरकार के द्वारा ही अखबारों में निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है, निश्चित समय के पहले प्रकाशन संबंधी प्रतिबंधित है, आलेखन का सार रूप एक शीर्षक के रूप में दिया जाता है, यह आवश्यक नहीं है, इसमें शीर्षक की आवश्यकता नहीं होती। सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य है, हाँ ये अनिवार्य है। निश्चित तिथि पहले प्रकाशन निषिद्ध है, ये भी सही है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे जान लेते हैं, सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा अपने निर्माण कार्य संपन्न कराने या समान आपूर्ति के लिए समाचार पत्रों में क्या प्रकाशित किया जाता है, तो आप जानते हो कि निविदा सूचना है। सरकारी या गैर सरकारी कोई भी संस्थान कर सकता है, इसको हम टेंडर बोलते हैं। टेंडर सड़क बनानी हो, पानी की टंकी बनवानी हो या नीलामी करनी हो तो सरकार निविदा निकालता है, इसको हम टेंडर बोलते हैं। ठीक है। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है कि कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति क्या कहलाती है, तो इसको हम तार लेखन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे जान लेते हैं प्रश्नांकन। जब मूल पत्र ही प्रेषक के पास वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रश्नांकन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था यह प्रेषक ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है। तो यहाँ से इसको भेजेगा, इसके बाद इसको भेजेगा, इसने वापस से डालकर इसको भेज दिया, तो जब प्रेषक वापस उसी के पास आ जाता है तो हमने बताया था उस यात्रा को हम प्रश्नांकन यात्रा बोलते हैं। सरकारी कार्यालय में प्राप्त पत्रों का निष्पादन करने हेतु उन कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा जो कुछ अभिव्यक्ति लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको कार्यालय टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था सरकारी कार्यालय में प्राप्त पत्रों का निष्पादन करने हेतु कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा जो अभिव्यक्तियाँ लिखी जाती है, यानी कि अगर एक लेटर है और हमने सड़क चौड़ीकरण के लिए एक लेटर लिखा था बिजली विभाग को, दूसरा लेटर लिखा था हमने पीडब्ल्यूडी को, तो वो जो लेटर पे पीडब्ल्यूडी वाले ने अपनी जो इस पर टिप्पणी लिखी है, मतलब कुछ लिखा है, उसको रिमार्क को हम टिप्पणी बोलते हैं। वो चाहे बिजली विभाग ने लिखा हो तो वे टिप्पणियाँ या वे रिमार्क जो लेटर पर लिखे जाते हैं उनको हम कार्यालय टिप्पणी बोलते हैं। ठीक है। आनुषंगिक टिप्पणी क्या है, विस्तृत रूप में लिखा जाने वाला, जी नहीं। लिपि के द्वारा प्रथम लिखा जाने वाला, जी नहीं। सूक्ष्म रूप में लिखा जाने वाला, जी नहीं। मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला, जी हाँ।
संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, ध्यान रखकर चलना है। यह 1/3 या फिर 33% में लिखा जाना चाहिए। ठीक है। आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है? तो मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे जाने वाला। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखा जाता है? मैंने बताया यह 1/3 में लिखा जाता है। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए वह अपने ही शब्दों में होना चाहिए। जो एक लेटर लिखा है उसके छोटे से भाग में सारांश के रूप में लिखने को हम संक्षेपण बोलते हैं। और वह लेटर का 1/3 यानी 1/3 होना चाहिए या फिर 33% ही होना चाहिए और वह अपने शब्दों में ही लिखा होना चाहिए। ये संक्षेपण के नियम है। फिर से बता दूं कि संक्षेपण क्या होता है? किसी भी लेटर या आदेश का छोटा रूप संक्षेपण होता है। वह हमेशा 1/3 या 33% में ही होना चाहिए और वह अपने ही शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, समझे आप? उसके बारे में जान लेते हैं। परिपत्र कब जारी किया जाता है? जब संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार किया जाए। मैंने बताया था अपने ही संबंध अधीनस्थ कार्यालय के बीच ये किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पत्र की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन भी पूछा गया है। संक्षिप्तता, हाँ छोटाकरण है। क्रमबद्धता, हाँ उसको क्रम से लिखा जाना चाहिए। विनयशीलता, जी हाँ, लेकिन प्रेषक की आवश्यकता नहीं, प्रेषक के बिना भी लेटर लेटर ही कहलाता है। ठीक है। कक्षा 10 के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में? जी नहीं, यह शादी के लिए होता है। व्यावसायिक पत्र में? जी नहीं, यह व्यापारियों के लिए होता है। व्यापारिक पत्र? जी नहीं, आवेदन पत्र। ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं, आपने ये वीडियो देखी तो आपने इसमें 30 प्रीवियस क्वेश्चन, वही ओरिजिनल क्वेश्चन है जो अब तक यूपीटीएससी ने पूछे हैं और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। आने वाले समय में जो लेखपाल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है जो 21 मई को तय है, उसमें भी आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। मैंने उसी से संबंधित कुछ और वीडियो, जैसे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, जो कि 5 या 6 मिनट में ही खत्म कराए हुए हैं, वो भी ट्रिक से आप जिसको देखना तो आपको वो 5 या 10 मिनट में ही याद हो जाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। आपको सही लगी हो ये कंटेंट अच्छा